गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जय मां सरस्वती कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि JMS बाय ब्रजेश सर की ओर से आपको प्रणाम। दोस्तों, मैंने जो RRB ग्रुप डी के लिए PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक श्रृंखला प्रारंभ की थी। उसके साइंस का ये 8वां लेक्चर है। इसके पहले 10 लेक्चर GK GS के और 7 लेक्चर साइंस के रिकॉर्ड हो चुके हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ जाकर उसे वहाँ देख सकते हैं और अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। इसके 8वां लेक्चर है। और दोस्तों, मैंने आपके इसके पहले ही बताया है कि PYQ का मात्र उद्देश्य होता है कि आपको याद दिलाना कि आपका सिलेबस क्या है और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन JEE नीट में आते हैं, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन 11th-12th में आते हैं और उसी टॉपिक से क्वेश्चन JRF नेट में आते हैं और उसी टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम ग्रुप डी में भी आना है। तो मत उनका अंतर होता है कि किस लेवल के क्वेश्चन कहाँ पर आएंगे। जो ग्रुप डी में क्वेश्चन आते हैं उसमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं, या तो आपसे फैक्ट पूछ लिया जाता है या फिर छोटी एक अभिक्रिया या कुछ इस टाइप से चीज़ें पूछते हैं जो आपको मतलब सतही अध्ययन होता है, इस प्रकार से पूछा जाता है। इसलिए आप अपनी तैयारी को अगर जारी रखना चाहते हैं तो एक हाथ में सिलेबस, दूसरे हाथ में PYQ को अच्छे से पढ़ें, इसके बाद अपनी तैयारी करें, क्योंकि मेन होता है कि आपको नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर PYQ आप नहीं देख रहे हो या सिलेबस नहीं देख रहे हो तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। इसलिए आप सिलेबस और PYQ दोनों देखें। अगर आपके सिलेबस में ABCD है तो आप ABCD पढ़ें और आपके सिलेबस में जो भी है उसी को बार बार पढ़ें। जी नहीं बोल रहा हूँ कि एक सिलेबस पर आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर आगे बढ़ने लगे, नहीं, जो आपके पेपर का सिलेबस है उसी को बार बार पढ़ें, ठीक है। तो मेरा आपसे यही उम्मीद है कि आप अपने सिलेबस को पढ़ेंगे और PYQ के आधार पर अपनी तैयारी करेंगे। साथ में आपसे एक निवेदन भी है। निवेदन ये है कि आप मेरे चैनल, अगर आपने कंटेंट या मटेरियल जो पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों। और साथ में एक मैंने नया इनिशिएटिव लिया है कि पहले PDF डालने की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना लिया है। तो उसमें आपके लिए मैं PDF साझा कर दूंगा, तो आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं और PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों जो रहा, क्वेश्चन पहला क्या है हमारा? क्वेश्चन पहला है, सार्वत्रिक सूचक से परिरक्षण करने पर 5 बिलियन ABCD और E के pH मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होते हैं। इन बिलियनों के लिए H आयन H आयन के सांद्रण के बढ़ते क्रम में pH मान क्या होंगे, मतलब कि H आयन का हमें सांद्रण के बढ़ते क्रम में pH मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया है कि pH का फॉर्मूला क्या होता है। pH का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। इसके बाद pH की खोज किसने की थी? तो pH मान की दोस्तों जिसने खोज की थी उसका नाम था सोरेनसन। कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन पूछ जाएगा कि pH मान की खोज किसने की थी, तो किसने की थी? सोरेनसन ने की थी, सोरेनसन, ठीक है। इसके बाद होता है, इसमें जो इसका जो स्केल होता है वो कैसा होता है? तो दोस्तों, यहाँ पर क्या रहेगा? 7 रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा? 0 रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा? 14 रहेंगे। अगर हम 7 से बाएं आएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे जो पदार्थ होंगे, जो विलयन होंगे, वो कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। क्या होंगे? अम्लीय होंगे। और अगर हम 7 से दाएं जाएंगे तो कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। कैसे होंगे? क्षारीय। और अगर कोई विलयन का मान 7 है तो क्या होगा? उदासीन होगा। उदासीन। दोस्तों, पानी कैसा विलयन है? पानी उदासीन विलयन है। कैसा है? उदासीन विलयन है। तो ठीक है, ये एक साधारण सी जानकारी होगी किसके बारे में? pH के बारे में। अब दोस्तों, जो pH होता है दोस्तों, क्या होता है? pH होता है वह क्या है? सांद्रण है। किसका? हाइड्रोजन का सांद्रण है। उसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। कैसा होता है? सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? pH। यानी कि अगर pH बढ़ेगा तो सांद्रण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और अगर pH कम होगा तो सांद्रण बढ़ जाएगा। अब देखो इनका pH मान कैसा है? परीक्षण करने पर 5 बिलियन प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं? हमें A प्राप्त होगा, B प्राप्त होगा, C प्राप्त होगा, D और C के बाद डी।
डी प्राप्त होगा और ई प्राप्त होगा। ठीक है, अब ए का मान कितना है, ए का मान हमें दिया गया है 4, बी का मान दिया गया है क्या 1, सी का मान दिया गया है 11, डी का मान दिया गया है 7 और ई का मान दिया गया है 9 दिया गया है। ठीक है, जी मान दिया गया है। अब मैंने क्या बताया आपको कि पीएच मान बढ़ेगा तो उसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। हमें क्या करना है, सांद्रता के बढ़ते क्रम में पीएच मान क्या होगा, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। मतलब कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा मतलब कि जिसकी सांद्रता सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब जिसका पीएच मान सबसे ज़्यादा होगा तो उसकी सांद्रता क्या होगी, सबसे कम होगी। और जिसका पीएच मान सबसे ज़्यादा होगा, सॉरी, जिसका पीएच मान सबसे कम होगा उसकी सांद्रता ज़्यादा होगी। तो हम कैसा करते हैं, तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है जी वाली, तो पहले क्या आएगा, सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा, पहले 11 आएगा, फिर क्या आएगा 11 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, फिर क्या आएगा 7 आएगा, फिर क्या आएगा 7 के बाद आएगा 4 के बाद कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 आ गया। अब इनके मान क्या है, 11 किसका है, सी का है, 9 किसका है, सॉरी हाँ 11 सी का है, 9 किसका है, ई का है, और 7 किसका है, 7 है हमारा डी का, और 4 किसका है, 4 है हमारे ए का, और ए किसका मान है, 1 है किसका है, 1 हमारे बी का मान। तो यहाँ क्या आएगा, बी आएगा। मतलब कि सी ई डी ए और बी, जी हमारा क्रम रहेगा। मतलब कि जो एक सबसे पीछे आ रहा है, पीछे मतलब कि जी यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है 11 आ रहा है। मतलब कि इसकी जो पीएच मान कितना है 11 है, उसकी सांद्रता क्या होगी, सबसे कम होगी, और 1 जिसकी पीएच मान है उसकी सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको क्वेश्चन को देख लिया है। इसमें हमने क्या जाना, पीएच का फुल फॉर्म जाना, खोज किसने की थी यह भी जाना। इसके बाद देखा कि जो पीएच स्केल होता है उस पर कौन कौन से, मतलब कि हम उससे क्या क्या पता लगा सकते हैं कि हमारा व्यंजन क्या है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर उदासीन है। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है जो वर्षा का जल होता है वो किस प्रकार का, सॉरी जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान कितना होता है। साथ में आपको बताना है कि जो हमारा रक्त होता है उसका भी पीएच मान कितना होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा पीएच स्केल दिया गया है, एनसीईआरटी कटिंग है, आप उसमें जाके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों क्या है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है और सही का उत्तर चयन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कथन फर्स्ट क्या है हमारा दोस्तों, कथन फर्स्ट है कि गर्म करने पर, क्या गर्म करने पर जो कॉपर है यानी कि तांबा है, पाउडर की जो तांबा का पाउडर है की सतह पर क्या बन जाता है, पर कॉपर सेकंड ऑक्साइड की काले रंग की परत बन जाती है। मतलब कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और जो बोल रहा है कि हमें कॉपर को जैसे गर्म करते हैं तो कॉपर सेकंड ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। ठीक है, इसमें क्या किया, फिर कथन 2 है, यदि इस गर्म किए गए पदार्थ को, मतलब क्या कॉपर सेकंड ऑक्साइड के ऊपर हमने क्या किया, कर दी हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह पर मौजूद काली परत भूरी हो जाती है। मतलब कि जो काली परत थी और हमने जैसे ही इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की तो वो जो परत है वो कैसे हो जाती है, भूरे कलर की हो जाती है। ठीक है, अब पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इसे भी जी है, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्या है, सबसे पहले हमने क्या लिया, कॉपर लिया। कॉपर को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ हमने क्या किया, गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो वातावरण में क्या है, ऑक्सीजन है, इसके साथ गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो अब इसमें क्या है, जो बन जाएगा CuO बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है तो यहाँ कितना आएगा, 2 आ जाएगा। जब 2 यहाँ आ गया और 2 ऑक्सीजन तो यहाँ बन जाएगा 2CuO बन जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा क्या, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या बन रहा, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब क्या किया, हमने CuO को लिया, इसमें क्या की, इसके ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस क्या कर दी, प्रवाहित कर दी। जब हम इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा क्या, Cu बन जाएगा। फिर से क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। इसमें से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, यानी कि जल निकल जाएगा। अब इसका यहाँ पर कलर कैसा आ गया था, काला आ गया था, काला।
काला। ठीक है, अब यहाँ पर कलर कैसा हो जाएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा, फिर से भूरा कलर आ जाएगा। कैसा जाएगा, भूरा कलर आ जाएगा। तो अब मतलब कि जैसे ही हमने इस पर क्या किया, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की, तो हमारे कलर में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। और यहाँ इसमें क्या हो रहा है, हमने यहाँ क्या किया था, ऑक्सीकरण हुआ था। अब फिर से हम उसी अवस्था में जा रहे हैं, तो क्या होगा, अब चयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब चयन होगा। क्या हो जाएगा, अब चयन होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन क्या है, ये हमने पढ़ लिया था। अब ऑप्शन ए क्या दिया गया है, दोनों कथन सत्य है। तो दोस्तों कथन ए और कथन दो दोनों ही सत्य हो जाएंगे। अब बी क्या है, कथन सेकंड सत्य है और कथन एक असत्य है। ठीक है, जी गलत हो जाएगा। सी क्या है, दोनों कथन असत्य हैं, जी भी गलत हो जाएगा। डी क्या है, कथन एक सत्य है और कथन एक दो असत्य है। ठीक है, यहाँ कर लो दो। ठीक है, तो जी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन नंबर जी है। दोस्तों इसके साथ आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको रिवीजन पर भी ध्यान देना है। रिवीजन कैसे करना है, तो इसके लिए एक नियम होता है 7, 14, 21, 42। ठीक है, ये नियम है। यानी कि सबसे पहले हमें 7 दिन में रिवीजन करना है, फिर 14 दिन में करना है, फिर 21 दिन में करना है और फिर 42 दिन में रिवीजन करना है। ठीक है, अगर आपने एक चीज़ के 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, अगर 4 बार रिवीजन कर लिया तो वो चीज़ आपको कंठस्थ हो जाएगी और परीक्षा में आपको साथ देगी। मतलब कि आपको याद आ जाएगी, हाँ मैंने ये पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने रिवीजन किए कम है तो आपको वो दिक्कत होने वाली है। ठीक है, इसलिए आप रिवीजन करें जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका इस अवस्था में, मतलब कि 7वें दिन, फिर 14वें दिन, फिर 21वें दिन और फिर 42वें दिन रिवीजन करें। अगर आपको यहाँ पर किसी चीज़ को पढ़ने में 1 घंटे का टाइम लगा हुआ है तो यहाँ पहुँचते पहुँचते आप उसी चीज़ को मात्र 15 मिनट में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इतना कम टाइम लगेगा किसमें, रिवीजन में। साथ में रिवीजन में क्या करना है, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी चीज़ का रिवीजन करें तो मात्र अपना नोट्स नहीं देखना है, नोट्स के साथ साथ यह भी क्लियर करना है कि कोई भी चीज़ मतलब कि जो टॉपिक में है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वह छूट तो नहीं रही है। अगर छूट रही है तो आपको उसमें सुधार करके उसी में नोट कर लेना है। ये नियम मतलब कि जो रिवीजन का नियम है यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है। ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मैं मतलब वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ये वैज्ञानिक तरीका है और इस वैज्ञानिक तरीका को आप एक बार अपना के देखो तो आपको इसका फायदा ही मिलेगा। ठीक है, आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाते हैं। दोस्तों अब देखो हमें बात किसी करनी है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव मतलब कि क्या दे, प्रकाश दे या फिर गर्म कर दे। ठीक है, प्रकाश हटा दो, गर्म कर दे, मतलब जो चीज़ हमारी गर्म कर दे वो कहलाएगी ऊष्मीय। तो अगर हम आपके घर की बात करें तो घर में आपके घर में हीटर तो होगा। ठीक है, जो ज़्यादा लाइट खाते वाले हीटर होते वो होती है, वो उसकी जो कुंडली होती है वो किससे बनी होती है, नाइक्रोम से बनी होती है। तो वो क्या है, विद्युत धारा का उस प्रभाव को दर्शाने वाला एक क्या इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हम क्या देते हैं, करंट फ्लो करते हैं तो जो हमारी कुंडली वो मतलब कि जो जंजीर होती है वो रेड हो जाती है और क्या है हमें गर्म होने लगती है, मतलब कि उस क्षेत्र को गर्म कर देती है। तो क्या है, विद्युत धारा का उस प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार के दोस्तों अगर आपकी बात करें जो पानी को गर्म करने वाला हीटर होता है वो जैसे हम किस में डालते हैं, बाल्टी में लगाया और प्लग लगाते चटकने को जैसे चालू करते हैं स्विच को तो हमारा पानी गर्म हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि वो जो रॉड है वो क्या करती है, ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती है, जिससे हमारे जो ऊष्मा कैसे मिलती है, पानी में मिलती है और पानी धीरे धीरे करके गर्म होने लगता है। तो ये क्या हो गया, हमारे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव हो गए। अब इसके कुछ और प्रभाव भी होते हैं जैसे यांत्रिक प्रभाव। अगर हम विद्युत मोटर में विद्युत सप्लाई करें तो पानी कम मिलेगा, पानी को खींचेगा अपने आप। या फिर जो कम पंखा है, पंखा में हमने क्या दी, करंट देंगे तो वो घूमेगा। तो ये कौन सा काम है, ये यांत्रिक काम है। तो ये क्या कहलाएगा, विद्युत धारा का यांत्रिक प्रभाव कहलाएगा। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखो। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, ऑप्शन क्या है, ताप दीप लैंप।
क्या है, तापदीप लैंप। तो दोस्तों तापदीप लैंप क्या होता है, मतलब कि एक लैंप है, बल्ब टाइप का है जो गर्म हो जाता है। तो ये क्या है, यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव दर्शाता है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक गीजर, मतलब जो गीजर है जैसा काम जो रॉड का मतलब कि वो करता है ना, वाटर हीटर करता है ना, वही काम गीजर करता है। बस गीजर का क्या होता है कि एक जगह रखा रहता है और वाटर हीटर को हम कहीं भी लगा सकते हैं। जो वॉशरूम वगैरह होते हैं उसमें लगे रहते हैं इलेक्ट्रिक गीजर। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो उसमें क्या होती है, करंट फ्लो होती है और वो जो उनकी मतलब कि जो नली होती है वो गर्म हो जाती है। आप उसमें से पानी गुजारेंगे तो वो पानी गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो उसे क्या गर्म कर देंगे तो मतलब क्या हुआ, उसका ऊष्मीय प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या दर्शाता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, अब क्या है, विद्युत जनरेटर। अब देखो जनरेटर, अब दोस्तों जनरेटर क्या होता है, इसमें लगा रहता है डायनामा। क्या, डायनामा। और जो डायनामा होता है वो क्या कहता है, जैसे हम जनरेटर को क्या कहते हैं चालू करते हैं तो वो क्या कहता है, राउंड खाएगा, राउंड खाएगा और हम क्या करेगा, राउंड खाएगा और राउंड खाएगा तो क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। मतलब कि ये क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज कर रहा है, मतलब कि विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में कर रहा है। ठीक है, किसमें कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहा है। तो इसमें क्या दिखाना है, हमें इलेक्ट्रिक ऊर्जा का ऊष्मीय प्रभाव दर्शाना है, लेकिन ये ऐसा काम तो कर नहीं रहा है, तो यानी कि जी हमारा आंसर नहीं हो जाएगा, इसे काट दो। अब हमारे देखो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है क्वेश्चन मतलब कि 2 और 3, तो ये गलत हो जाएगा। बी क्या है, केवल 2, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ए भी साथ में है। सी क्या है, 1 और 2 दोनों, मतलब कि जी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो क्या होता है, जो बल्ब होता है वह किस प्रकार का प्रभाव दर्शाता है, और आपको बताना है कि जो क्या होती है, मोमबत्ती होती है वह किस प्रभाव के, विद्युत कौन सा प्रभाव है। ठीक है, ये बताना है आपको, ऊर्जा का, सॉरी। ठीक है, अब इसका जो NCERT की कटिंग है, आप उसे जाके NCERT की कटिंग है, आप उसे जाके इसमें पढ़ सकते हैं 9th 10th की क्लास से। ठीक है, जी क्या बना हुआ है, जे है हीटर बना हुआ है जिस पर आप खाना बनाते हो। ठीक है, वही बना हुआ है। और जे क्या है, जे वो गीजर लगा हुआ है जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डीसी मोटर, मतलब कि डायरेक्ट दृष्टकारी मोटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, डीसी मोटर के लिए निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, सत्य दिखाना है। अब इसमें बात कर रहे हैं विभक्त वलय। विभक्त वलय को हम क्या कहते हैं, स्प्लिंट रिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका दोस्तों काम होता है कि जो करंट है, जो करंट को क्या कहता है, इसको उलट देता है। जैसे प्लस देंगे तो माइनस कर देगा और माइनस देंगे तो प्लस कर देगा। क्यों करता है जी, आपको इसके लिए मोटर का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। वहाँ एक हमारी क्लास डली हुई है, तो अब वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो जिसका कार्य क्या है, धारा के प्रवाह को क्या करना, उलटना होता है। ठीक है, पहला बिल्कुल सही कथन है। दूसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर संरेखित कुंडलियों की भुजाओं पर अधिकतम बल लगाता है। ठीक है, तीसरा क्या है, प्रत्येक आधे घर्षण के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है। ये भी सही है, मतलब कि ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा कि जैसे हम उसे क्या कहते हैं, धारा को उलटते हैं, इसीलिए क्या होता है, निरंतर जो कुंडली है वो घूमती रहती है। अगर हम धारा को नहीं उल्टेंगे तो वो कुंडली नहीं घूमेगी। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब 1 और 3 किसमें दिया गया है, किसी में क्या, 1 और 2 और 1, ये तो कोई बात नहीं हुई। 1 और 2, 2 1, मतलब क्या होगा, यहाँ कहीं 3 कर लो। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 3 कर लेंगे तो ठीक है, कहीं और भी हो सकता है, मतलब कि पहला और तीसरा इसका आंसर होगा। अब ये क्या है, विद्युत मोटर है। ये क्या है, हमारी ये हमारे मैग्नेट लगे हुए हैं। ठीक है, और एक मैग्नेट ये लगा हुआ है, इसके बीच में ये क्या है, ये एक कुंडली लगी हुई है
और जे क्या है स्प्लिंट रिंग है। जे क्या करती है, ये धारा के प्रभाव का विरोध करती है, इसे उलट देती है। और जैसे हमने यहाँ से करंट, ये स्विच है, जैसे करंट देंगे तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी, ठीक है। अब जैसे ही धारा यहाँ गई, अब जे इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है, अब इसमें करंट मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो किस प्रकार है, इस प्रकार से है। क्यों, एन से एस होती है, कहाँ से होती है, एन से एस होती है। अब हमने यहाँ धारा दी, जी क्या है, जैसे यहाँ से करंट की दिशा है, क्या है, करंट की दिशा है। अब करंट कहाँ जा रहा है, अगर हम इसमें जो हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है वो लगाएंगे तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए बहुत थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के इसे बता दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तत्वों के संयोजी कोष, क्या है, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों के अनुसार उनका सही क्रम क्या होगा। मतलब कि जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनमें हमें संयोजी कोष के अनुसार, मतलब कि उसे कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके आधार पर इनका जो क्रम है वो सही क्या हो जाएगा। मतलब कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, लिथियम दिया गया है। जैसे अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें होते हैं, देखो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन में होता है 1, इसके बाद होता है नियोन, इसके बाद ऑक्सीजन में होता है 8, और फ्लोरीन में होते हैं कितने होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 9 होते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसके बाद है कार्बन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। और लिथियम में कितने होते हैं, लिथियम में होते हैं 3 होते हैं, ठीक है। अब इसके जो अगर हम बायो कोष की बात करें तो इसमें होता है 1s2, मतलब कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दूसरे कोष में कितने रहेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्या रहेंगे, पहले में 2 रहेंगे और दूसरे में 7 रहेंगे। और दोस्तों प्रत्येक तत्व चाहता है कि हम क्या रहें, अपना अष्टक पूरा कर लें। क्या करना है, हमें अक्रिय गैस बनना है, अष्टक पूरा करना है। अष्टक पूरा करने के लिए इसे कितना वो चाहिए, इसे चाहिए 1, तो जे क्या कर लेगा, जल्दी कर लेगा। अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा 2 रहेंगे और यहाँ क्या रहेंगे, 6 रहेंगे। ऐसे ही कार्बन रहेगा, 1 मिनट, 6, हाँ ठीक है, 17, 14, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या रहेगा, कार्बन तो यहाँ 2 रहेंगे और यहाँ पर 4 रहेंगे। और ऐसे लिथियम रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, 1 रहेगा और यहाँ पर 2 रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसे चाहिए, फ्लोरीन को चाहिए। फ्लोरीन को चाहिए अपने अष्टक पूरा करने के बाद। इसके बाद ऑक्सीजन को चाहिए, इसके बाद कार्बन को चाहिए और सबसे लास्ट में से चाहिए लिथियम को चाहिए। मतलब कि जो ऑप्शन ए है वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। मतलब कि सबसे अधिक जो संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों में के अनुसार का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो ए रहेगा इसका सही क्रम, ठीक है। इसका और अगर डिस्क्रिप्शन से देखना है तो यहाँ दिया गया है, फ्लोरीन का दिया गया है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, इसमें कितने हैं, 6, इसमें 4 हैं, इसमें 1 है, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा। और ये अन्य विकल्प क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनके जो क्रम है वो अव्यवस्थित तरीके से दिए गए हैं, कहीं ना कहीं इसमें गलती है, इसलिए जी नहीं है। इसको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं, जैसे नियोन है, ये पहले ही अपना अष्टक पूरा किए हुए, 2 पूरा किए हुए, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन, फिर क्या है, फ्लोरीन आया, फिर क्या है, बेरियम आया। तो फ्लोरीन को यहाँ होना चाहिए था, क्यों, इसके बाद क्या होगा, फ्लोरीन आएगा, फिर नाइट्रोजन आना चाहिए था, तो जो हो जाएगा। इसमें लिथियम पहले नहीं आना चाहिए था, यहाँ लास्ट में आना चाहिए था, इसलिए गलती है। इसमें फ्लोरीन को यहाँ पर आना चाहिए था, इसलिए गलती। मतलब कि जे गलती हुआ, जे गलती हुआ और जे गलती हुआ। मतलब कि जो किस पर है, संयोजी कोष पर निर्भर करती है, ठीक है, संयोजी कोष पर निर्भर करती है। यानी कि आपको जी पता करना पड़ेगा कि जो तत्व है उसका परमाणु की मांग कितना है और उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसके बाद आप क्या निकाल पाओगे, उसकी संयोजी कोष को निकाल पाओगे। अगर इतना नॉलेज नहीं है तो पहले आप जाके उसका बेसिक का अध्ययन कर लें, इसके बाद आप इस क्वेश्चन पे आए, ठीक है। जो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, नेक्स्ट रहेगा जे। हाँ, जे क्या है, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। जे बोल रहा है चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार, ठीक है, किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण ए बी, जे एक प्रकाश किरण है ए बी, एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है। जे कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, ठीक है, दर्पण है, आपतित होती है। उसका परावर्तन कोण कितना है, मतलब कि परावर्तन के बाद जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा। जब कोई किरण यहाँ से आ रही है, यहाँ टकराने के बाद अगर इसी दिशा में लौट जाती है
तो जो इसका जो एंगल बनेगा वो कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा, 0 डिग्री इसका एंगल रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्या है क्वेश्चन 8वां नंबर का, प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रृंखला का अगला चौथा सदस्य कौन सा होता है। ठीक है, अब हमें इसके सबसे पहले जानना है समजातीय श्रृंखला। ठीक है, इसके बाद चौथा सदस्य और प्रोपीन। ठीक है, अब प्रोपीन को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि मैथ और एथ क्या होते हैं और प्रोपीन कहाँ से आया, मतलब एल्किन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं और एल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले जानो क्या, एल्किन, फिर एल्काइन, एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है जी, हुआ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन्स, एल्केन्स है ये, एल्केन्स। ठीक है जी, है एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन। जो एल्केन्स होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। क्या होता है, CnH2n-2 होता है। फिर क्या होता है, एल्किन होते हैं जी, क्या होते हैं, CnH2n होता है। फिर एल्काइन होते हैं, इनका क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अब जो प्रोपीन है जी किसका है, इस श्रेणी का पार्ट है। ठीक है, इसका पार्ट किसका, एल्किन का पार्ट है। अब प्रोपीन कैसा होता है, पहले क्या आएगा, मैथ आएगा, फिर एथ आएगा, फिर प्रोप आएगा, मतलब कि तीसरे नंबर पे आता है। मतलब कि एथ, मैथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ये क्या है, जे एक ABCD है किसकी, जे कार्बनिक रसायन की ABCD है। ठीक है, अब देखो जे क्या है, अब बात कैसे कर रहे हैं, प्रोपेन ही कर रहे हैं, प्रोपीन। अब प्रोपीन कैसा होगा, जो रहेगा मतलब एल्किन जैसा रहेगा। अब ये कैसे नंबर पर, प्रो मतलब 3 नंबर पर है, तो इसमें कार्बन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 हो गए। इसके बाद हाइड्रोजन, मतलब कि कार्बन से डबल कितना होंगे, हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे। इसके साथ एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर जो एल्केन्स होते हैं इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल, मतलब कि जो सिंगल बॉन्ड रहता है वो कितने रहते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एक सिंगल बॉन्ड रहता है। क्या रहता है, केवल एक सिंगल बॉन्ड रहता है। ठीक है, एक रहता है। इसके बाद जो होता है एल्किन होते हैं, इसमें एक क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है। और जो एल्कीन्स होते हैं इसमें एक क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है कार्बन कार्बन के बीच में। यहाँ पर क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में CC, यहाँ पर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा CC, और यहाँ क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा CCC। ठीक है, जी अंतर होता है। अब जो क्या है, प्रोपीन है, कैसे है, एल्किन का ही क्या है, सदस्य है, और जो समजातीय सदस्य है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, चौथा सदस्य कौन होगा। अब प्रोपीन के बाद क्या आएगा, पेंट आएगा, फिर हेक्स आएगा, फिर हेप्ट आएगा। ठीक है, मतलब प्रोपीन के बाद ब्यूटेन, यहाँ क्या आएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, मतलब 4 सदस्य, कार्बन कितने होंगे, 4 होंगे। फिर पेंटेन आएगा, पेंटेन, पेंटेन में कितना होंगे कार्बन, 5 हो जाएंगे। फिर आएगा क्या, हेक्सेन, हेक्सेन, इसमें कार्बन कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। फिर आएगा क्या, हेप्टेन। अब हेप्टेन में कितने हो जाएंगे कार्बन, इसमें हो जाएंगे कार्बन 7। तो ये कौन सा हुआ, जे हुआ तीसरे नंबर का। अब इससे चौथे नंबर का कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 जी वाला सदस्य हेप्टेन। अब इसमें जब कार्बन 7 हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, कार्बन से डबल। फॉर्मूला क्या है, CnH2n है, मतलब कि जितने कार्बन होंगे उससे डबल क्या होंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ कितना आएगा, H कितने हो जाएंगे, 14। इसी प्रकार से जी कहें C6 है तो H 12 हो जाएगा, और C5 है तो H 10 हो जाएगा, और C4 है तो H 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H8 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C7H12 14। तो इसमें कहीं ऐसा है, जी है, तो जी हमारा क्या हो जाएगा, चौथा सदस्य हो जाएगा। ठीक है, किसका, प्रोपीन फैमिली का चौथा सदस्य कौन सा है, हेप्टेन, यानी कि 7 कार्बन की श्रृंखला वाला। ठीक है, ऑप्शन जी इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, अगर आप पढ़ना चाहते हो एल्केन्स क्या होते हैं, एल्किन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं, तो इसमें भी जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, JC का NCERT की कटिंग लगी हुई है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पादप कोशिकाओं में मौजूद
की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। क्वेश्चन बायो का है। अच्छा, मजेदार क्वेश्चन है। मतलब कि जो पादप की कोशिकाएं होती हैं, क्या बोल रहा है कि मात्रा संचालन को, मतलब कि उनकी मात्रा को, संचालन को हमें सुगम बनाना है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन को क्या करना है, सही करना है। तो कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। ऐसी कौन सी चीज है जो कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देगी? मतलब कि इसका ऑप्शन क्या है, पानी है ए, बी क्या है विद्युत रासायनिक स्पंद है, सी क्या है हार्मोन्स है, और डी क्या है प्रोटीन है। ठीक है, तो जो प्रोटीन है ये क्या है, एक प्रकार के, ये हमें क्या, कहाँ से प्राप्त होंगे, ये हमें प्राप्त होंगे किससे, मतलब कि एक प्रकार के पोषक तत्व हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम पानी फिल कर दें, पानी, ठीक है, पानी, तो क्या हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो जो कोशिका में क्या होता है, पानी होता है, वो क्या करता है, पानी क्या करता है, जैसे अगर हम बात करें कि जो पानी रहेगा, पानी की मात्रा अधिक होती है तो कोशिका क्या होती है, तरंगित हो जाती है। मतलब क्या हो जाती है, तरंगित हो जाएगी, तरंगित मतलब कि वो कार्य करने लगेगी, सीधी सीधी बात जी है। अगर मात्रा कम होगी, पानी की मात्रा, जो पानी लिया हमने उसकी मात्रा कम होगी, अगर कम होगी तो जो हमारी कोशिका है वो शिथिल हो जाएगी, मतलब कि वर्क नहीं करेगी, क्या हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, शिथिल। ठीक है, शिथिल हो जाएगी, मतलब क्या होगा कि शिथिल होगी, मतलब कि पौधा क्या हो जाएगा, जब कोशिका शिथिल होगी तो पौधा क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, मुरझा जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, पौधा खिल जाएगा, खिल जाएगा। ठीक है, तो ये है किसका, पानी का। अगर पानी उसमें है तो क्या है, तरंगित हो जाएगी हमारी कोशिका, पानी नहीं है तो हमारी कोशिका हो जाएगी वहीं की वहीं मुरझा जाएगा हमारा पौधा। ठीक है, यह जो परिवर्तन है क्या कहलाता है, टर्गन दाब कहलाता है। ठीक है, के कारण होता है, जो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच में पानी के दबाव को उत्पन्न होता है। ये कैसे होता है, जो कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका भित्ति होती है, जो हमारा क्या होगा, मतलब कि पौधा की पत्ती हुई, उसमें क्या होगी, एक कोशिका झिल्ली होगी और उसमें क्या होगी, उसके अंदर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, और एक कोशिका क्या होगी, भित्ति होगी। इन दोनों के दबाव से उत्पन्न होता है, पानी के दबाव से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ये काम कौन करता है, जो हमारे स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, उनमें क्या होती है, गार्ड कोशिकाएं होती हैं। जैसे मान लो जी क्या है, हमारा रंध्र है, जी क्या है, रंध्र है, तो जी क्या है इसकी, जी इसकी है गार्ड कोशिकाएं, जो खुलती हैं और बंद होती हैं। गार्ड कोशिकाओं में पानी की मात्रा का परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब गार्ड कोशिकाएं क्या होती हैं, पानी अवशोषित करती हैं, मतलब जैसे खुली तो पानी को अवशोषित कर लेंगी, तो वे फलकर मुड़ जाती हैं, जिससे रंध्र खुल जाते हैं, और यह प्रक्रिया पानी की मात्रा पर सीधे निर्भर करती है। ठीक है, किस पर करती है, पानी की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जिसका आंसर हो जाएगा पानी। अब देखो जी क्या हो जाएगा, इसका आंसर वाटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जो विद्युत रसायन स्पंद है, हार्मोन्स है और प्रोटीन है, इसके काम अलग है, जिन्हें नहीं दिखना है बिहार में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या है, एक सीधे धारावाही चालक के कारण, फिजिक्स क्वेश्चन है, किसका है, फिजिक्स का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। मतलब कि एक धारावाहिक चालक है, हमें उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है, तो हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं। देखो, अगर हमने क्या लगा दिया, इसमें हमने अंगूठे के दाएं हाथ का नियम लगा दिया, क्या, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, तो हम इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा दाएं हाथ का नियम होता है अंगूठे का, उसमें क्या हो जाएगा, जैसे जे है तो जहां पर हमारा अंगूठा है वो क्या बताएगा, वो दर्शाएगा हमारा करंट, कि करंट कहाँ फ्लो रही है, और जो हमारी अंगुली हैं जिस साइड मुड़ेंगी वो क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब कि अंगूठा क्या दर्शाता है, अंगूठा ये दर्शाता है हमारा क्या, करंट की दिशा, विद्युत धारा। ठीक है, इसके बाद दूसरी क्या है, दूसरी चीज क्या है, दूसरा है हमारे पास हमारी जो अंगुलियां हैं, अंगुलियां जी क्या दर्शाएंगी, करंट की दिशा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या दर्शाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल हमें इसके लिए और रहेगा सही। ठीक है, जिसका
वो दिया गया है, NCERT कटिंग दी गई है, आप इस पर जाके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 11वें नंबर का क्वेश्चन है, में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। मतलब ऑप्शन ए क्या है, सांप, मछली, मेंढक, गरुड़। मतलब कि बायो का क्वेश्चन है। इसमें जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है उसकी बात कर रहे हैं। अब जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, जो मानव होता है, उसमें क्या होते हैं, 4 बॉक्स होते हैं। एक होता है दायां आलंद, दायां निलय, एक बायां आलंद और बायां निलय होता है। तो जो रक्त होता है, रक्त 2 बार हृदय में जाता है, उसमें मानव में। लेकिन जो कुछ जीव होते हैं जैसे मछली हुई, उसमें रक्त 1 बार ही हृदय में जाता है। जिसमें रक्त एक बार ही हृदय में जाएगा, उसे कहेंगे सिंगल परिसंचरण तंत्र वाले जंतु, जैसे मछली। और जिसमें रक्त हृदय में 2 बार जाएगा, उसे कहेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र वाले जंतु। तो इसमें जो मछली है वो क्या है, सिंगल परिसंचरण तंत्र वाली जंतु में आती है। अब इसका जी डायग्राम देखो, ये क्या है, मतलब कि फुफ्फुसीय परिसंचरण, मतलब कि हृदय, फेफड़े और फिर हृदय। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, सिस्टमिक परिसंचरण में क्या होता है, हृदय, शरीर और हृदय में आता है। ठीक है, मछलियों में एकल परिसंचरण होता है। इसका हृदय 2 कक्षीय होता है, एक आलंद होता है और एक क्या होता है, निलय होता है। रक्त हृदय के क्या गलफड़ों से होता हुआ फिर शरीर के बाकी हिस्से में सीधे वापस हृदय में नहीं आता। इस प्रकार रक्त हृदय से एक ही बार हो जाता है, इसलिए क्या है, सिंगल परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, जो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 क्या है, स्लाइडे और स्वान द्वारा दिया गया कोश का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसी जीव पर लागू नहीं होता। मतलब कि जो स्लाइडे और स्वान का कोश का सिद्धांत है वह किस जीव पर लागू नहीं होता है। तो दोस्तों जो वायरस है, वायरस पर है लागू नहीं होता है, क्योंकि मतलब जो स्लाइडे और स्वान है वायरस को जीव नहीं मानते, क्योंकि इसमें जो मुख्य कोशिका होती है वो नहीं होती है। होस्ट कोशिका के बिना प्रजनन नहीं होता। जब इसमें होस्ट कोशिका ही नहीं होगी तो प्रजनन का तो महत्व रहा ही नहीं। तो इसलिए ये क्या नहीं मानते हैं, वायरस को जीव नहीं मानते, जीव की श्रेणी में नहीं रखते हैं। वायरस को कोशिका संरचना नहीं रखते हैं, केवल जीनोम है, मतलब डीएनए और आरएनए प्रोटीन आवरण से बने होते हैं। ठीक है, क्या डीएनए और आरएनए प्रोटीन आवरण से बने होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है। अब क्या है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होना चाहिए। मान लो कि हमें क्या है, बल्ब बनाना है। ठीक है, बल्ब का क्या बनाना है, फिलामेंट बनाना है। ठीक है जी, हमारा क्या फिलामेंट है, जी किसका होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन किसका बना होता है, टंगस्टन का दोस्तों बना होता है। अब इसमें क्या क्या गुण होना चाहिए। सबसे पहले जो फिलामेंट है उसकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। प्रतिरोधकता क्या होती है, मतलब ऐसी चीज, मतलब ऐसा होता है कि जो करंट का क्या करे, विरोध करे। जब करंट का अधिकतम विरोध करेगी तभी तो उसमें जलेगा, वो भी जलेगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध क्या हो, रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो। ठीक है, फिर क्या हो, इसके बाद जो गलनांक है, क्या गलनांक क्या समझ लीजिए। गलनांक मतलब कि जो इसका मतलब कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा हो। अगर इसका कम गलनांक होगा, जैसे हम करंट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो ये पिघले नहीं। तो कैसा होना चाहिए, गलनांक भी हाई होना चाहिए। ठीक है, क्या हो, गलनांक भी हाई हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, फिर तापमान मतलब तापमान को सहन करने की शक्ति भी अधिक होना चाहिए, जिससे अधिक टाइम तक रहे। अब इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है, लो गलनांक, तो ये तो होगा नहीं आंसर। दूसरा क्या है, उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता, ये तो होगा ही। और उच्च प्रतिरोध, मतलब ये भी होगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। तो कहीं है 2 या 3, हाँ ये है 1 और 2, जी हमारा आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। मतलब कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाईएस्ट होना चाहिए, और जो तापमान है वो भी हाई होना चाहिए, और जो गलनांक है वो भी हाई होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम किसका उपयोग करते हैं, बल्ब की फिलामेंट को बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग करते हैं, क्योंकि टंगस्टन धातु की क्या है, प्रतिरोधकता क्षमता वो अधिक होती है, और गलनांक वह भी अधिक होता है।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसके बारे में दिया गया है डिस्क्रिप्शन, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। मतलब कि हमें बोलने का इसका क्या निकालना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक किसमें है। तो देखो अब इस जी क्या है, नाइट्रोजन है, जे एल्यूमिनियम है, जे फ्लोरीन है और जे हाइड्रोजन है। अब जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन है, इसमें जो परमाणु क्रमांक क्या है 9 है। इसकी पहले केस में कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे केस में कहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है 7 है। अब 7 है, इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो क्या स्थायी अवस्था में आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। अब नाइट्रोजन क्यों नहीं होगा, नाइट्रोजन जो रहेगा उसमें नाइट्रोजन क्या रहेगा, जो 7 होता है परमाणु क्रमांक, अब इसमें क्या रहेगा 2 और 5 रहेगा। तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए सब, मतलब कि हमें अष्टक पूरा करने के लिए, जो स्थायी नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से क्या, इसी प्रकार से एल्यूमिनियम है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो बन होता है, इसलिए इसे मतलब से अपना मतलब कि जो स्थायी अवस्था में आने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन या तो खो दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले। लेकिन फ्लोरीन क्या है, इसमें सबसे अधिक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। कोड है 72 से 72 की तलाश है। क्या, 72 से और 72 की तलाश है। अगर मिल जाए नदी तो हमें समंदर की तलाश है। ठीक है, क्या मिल जाए नदी तो हमें समंदर की तलाश है। मतलब कि हमें अच्छा करना है और इससे भी अच्छा करना है। अगर छोटी नौकरी मिल रही है तो बड़ी नौकरी की भी तैयारी करनी है, हमारे समंदर की तलाश रहती है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अच्छा और अच्छा करते जाना है। आ जाओ इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाना है भैया। क्या करना है, कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाना है। पकाने के लिए हम का उपयोग कर सकते हैं, किसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक तो ऑप्शन क्या है, बेकिंग पाउडर, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड और चौथा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है जी। तो इसमें जो हम ऑप्शन का उपयोग करेंगे वो ए रहेगा। क्या रहेगा, ए। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, बेकिंग पाउडर को हम जल्दी पकाने के लिए, मतलब कि जो पदार्थ रखे हैं उसे पकाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब और किस में होता है बेकिंग पाउडर का उपयोग दोस्तों, अगर हमें किसी पदार्थ को, मतलब कि ऐसा मान सकते हैं खाने का कोई पदार्थ बनाना है, उसमें हमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सॉफ्ट करना है, तो उसमें भी हम बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। जैसे अगर जो खस्ता होते हैं ना, खस्ता बनाने के लिए भी बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। जैसे जलेबी होती है तो उसमें भी सोडा डाला जाता है। इसी प्रकार से मतलब कि जो ब्रेड होता है, ब्रेड में थोड़ा स्पंजी बनाने के लिए उसका क्या करते हैं उपयोग, हम बेकिंग पाउडर का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसके और देखो और अलग अलग चीज़ें देखते जाओ। सबसे पहले क्या है, पहले हमारा नंबर सबसे पहले आया, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब कि NaOH। ठीक है, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, इसके लिए एक रिएक्शन होती है, उसका नाम होता है क्लोर। कौन सा, क्लोर क्षार रिएक्शन। क्या होती है, क्लोर क्षार रिएक्शन होती है। इससे क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब जो क्लोर क्षार रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक होता है एनोड। क्या होता है, एनोड होता है, एक एनोड होता है और एक होता है कैथोड। क्या होता है, कैथोड होता है। दोस्तों जो एनोड होता है और जो कैथोड होता है, एनोड पे हमें क्या होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, और जो कैथोड होता है यहाँ हमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, साथ में यहीं से हमें क्या, NaOH मतलब कि सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो ये क्या है, क्लोर क्षार रिएक्शन है। इसके पहले जो पेपर हुआ था उसमें क्लोर क्षार रिएक्शन का ऑप्शन आया था, तो आपने क्लोर क्षार रिएक्शन भी देख ली। अब देखो इसके आगे क्या है, इसके आगे ब्रंजन चूर्ण, क्योंकि ब्रंजन चूर्ण वाला जो क्वेश्चन आया था उसके उपयोग आए थे, वो पहले पेपर में आए थे। ठीक है, तो आप फिर से उसे देख लो। क्या है, ब्रंजक चूर्ण। ठीक है, चूर्ण। अब सबसे पहले देखो इस शब्द का अर्थ देखो, क्या, ब्रंजक का, क्या, ब्रंजक। अब ब्रंजक दोस्तों क्या होता है, अब ब्रंजक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने से, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या होता है, बी, और दूसरा क्या होता है, रंजक।
रंजक। मतलब रंजक क्या है, रंगने वाला, और बी क्या है, मतलब रंग को खत्म कर दे, मतलब सफेद कर दे, वही तो कहा है रंजक। मतलब कि जो रंग सब कलर रंग है उसे सफेद कर दे, वो कहलाएगा बरंजक। तो यही तो हुआ, बरंजक क्या करते हैं, मतलब रंग को खत्म कर देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। मतलब कि जो क्या होता है, मान सकते हैं कि जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है ना, क्या होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना, मतलब कि CaOH का होल ट्वाइस। इस पर अगर हम क्लोरीन गैस की क्रिया करवा दें, क्या करवा दें, क्लोरीन गैस की क्रिया करवा दें, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा हमारा क्या, बरंजक चूर्ण, मतलब CaOCl2 बन जाएगा, और हमारे पास जो H2 है वो भी बन जाएगा। ठीक है। अब जो CaOCl2 है इसका उपयोग कहाँ का करते हैं दोस्तों, जो CaOCl2 है इसका उपयोग हम अलग अलग चीज़ों में करते हैं। जैसे हमारा जो क्या हुआ, वस्त्र उद्योग हुआ, क्या, वस्त्र उद्योग। इसके बाद वस्त्र उद्योग के बाद क्या हुआ, वस्त्र उद्योग में उपयोग किया जाएगा तो लॉन्ड्री अलग नहीं होती, वो भी क्या होती है, कपड़े धोने के ही वाले होते हैं। ठीक है। तो लॉन्ड्री में भी इसका उपयोग किया जाएगा, किसका, लॉन्ड्री में। जब इसका लॉन्ड्री में उपयोग किया जाएगा तो जो सूती के वस्त्र होते हैं और लिनन के वस्त्र होते हैं उन्हें भी साफ करने में इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है। किसमें, सूती और लिनन के व्यंजन करने के लिए कहते हैं। ठीक है। किसमें, सूती और किसके, लिनन। ठीक है। इसके में करते हैं। इसके बाद जो हो गया इसके लिए। इसके बाद जो अब जब इसमें उपयोग हो रहा है वस्त्र उद्योग में, तो जो रासायन उद्योग होता है उसमें ही व्यंजन के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो रासायन उद्योग में किसके रूप में होता है, अपचायक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, अपचायक के रूप में होता है, अपचायक के रूप में, आप इसे याद रखना। फिर तीसरा उपयोग क्या है, इसके बाद जो इसको उपयोग कर सकते हैं वो पानी को साफ करने के लिए भी करते हैं। क्या कहते हैं, पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए कहते हैं। क्या है, पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो इसने आप ध्यान रखना। तो जो किसका उपयोग है, व्यंजक चूर्ण का उपयोग है। तो हमने दोस्तों NaOH का देखा, अब क्या देख लिया आपने, व्यंजक चूर्ण का देख लिया। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, ये है हमारा क्या, हाँ, ब्रेकिंग पाउडर, जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है। ये क्या है, ब्रेकिंग पाउडर है। अब जो ब्रेकिंग पाउडर है इसमें हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। और कहाँ करते हैं, कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने में भी किया जाता है। ठीक है। क्या है, खाने को शीघ्रता से पकाने में किया जाता है। यह इस यौगिक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि NaHCO3 होता है। क्या होता है, CO3। क्या होता है, NaOHCO3 होता है इसका नाम, NaHCO3 इसका नाम होता है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, सबसे पहले इसका उपयोग किसमें करते हैं, हमें क्या करना है, खस्ता पकौड़े, मतलब कि जो तो एक चीज़ बताई है, मैंने बता चुका हूँ कि जैसे हमें क्या करना है, जलेबी बनाना है, इसके बाद पकौड़े बनाना है, या फिर हमें क्या है, जो ब्रेड आता है, ब्रेड को क्या करना है, थोड़ा सा क्या है, हमें स्पंजी बनाना है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, किसका, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। जिसमें CO2 गैस होती है ना, वो क्या करती है, उसको स्पंजी बना देती है और फुला देती है। ठीक है। इसी प्रकार से जलेबी में यही उपयोग होता है। इसी प्रकार के जो क्या होते हैं, खस्ता होते हैं, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो जब NaCl होता है, ये देखो यहाँ पर उपयोग, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा, क्या क्या, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टरिक अम्ल, क्या लेते हैं, टार्टरिक अम्ल लेते हैं। एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है, मतलब कि NaCO3 प्लस हाइड्रोजन मिलता है तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2O अम्ल का सोडियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया में से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पापर रोटी, मतलब कि जो क्या होता है, केक होता है, और जो क्या होता है, ब्रेड होता है, या केक में खमीर उठाया, मतलब कि फूल या उभार जा सकता है।
तथा इससे मुलायम और स्पंजी होता है। मतलब कि वो जो रहेगा वो खाना कैसा रहेगा, मुलायम और स्पंजी रहेगा। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, 3 चीज़ें रखना है कि जो NaHCO3 है जो किसका सूत्र है, जो है बेकिंग सोडा का सूत्र है, ठीक है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, खाने में उसका उपयोग किया जाता है। खाने में किस लिए, मतलब कि जो हमें कैसा बनाना है, स्पंजी बनाना हो और सॉफ्ट बनाना हो, इसके लिए उपयोग किया जाता है। साथ में इसका उपयोग किसमें किया जाता है, पकाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। क्या मतलब पकाने के लिए, खाने को सीख पकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में दाल बनती होगी तो दाल के साथ में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है, जिससे दाल जल्दी पक जाती है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बात समझ में आ गई जी, हो गई। अब इसका उपयोग और भी देख सकते हैं, जी भी वाला भी है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, आगे क्या है, अब क्या आ गया, जे है हमारा क्या, हाँ, धावन सोडा, धोने का सोडा है। क्या है, धोने का सोडा है। क्या है ये, धोने का सोडा, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है Na2CO3 और 10 क्या होता है, 10H2 होता है, 10H2 होता है। इसे कहते हैं क्या, हम धावन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। अब इसके उपयोग क्या होते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। किसमें, कांच उद्योग में करेंगे, साबुन उद्योग में करेंगे और किसमें करेंगे, कागज उद्योग में करेंगे। इसके बाद बोरेक्स बनाते हैं। मतलब बोरेक्स क्या होता है, एक प्रकार का क्या है, कांच है। क्या है बोरेक्स, बोरेक्स क्या है, प्रकार का कांच है, ठीक है। बोरेक्स जैसे सोडियम योग के उत्पादन में किया जाता है। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के रूप में किया जाता है। किसके रूप में होता है, साफ सफाई के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। इसीलिए तो हम क्या बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। क्या, साबुन बनाते हैं, साबुन। मैंने आपको बताया था इसके पहले कि साबुन में क्या होता है, एक सिर होता है और एक पूंछ होती है। जो सिर होता है वो क्या कहता है, पहले जल की स्थायी कठोरता दूर करता है, और जो पूंछ होती है उसको मैल को बाहर निकाल देती है, ठीक है। यही साबुन का काम होता है। अब साबुन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक ना होता है, एक का होता है। जिसमें ना है मतलब नहाने का, नहीं जी क्या है, कपड़े धोने का है, कपड़े धोने का, ठीक है। जी क्या, सोडियम है। जैसे पोटेशियम है तो जी किसका रहेगा, जी नहाने का रहेगा, नहाने का। मतलब कि अब ट्रिक्स रख सकते हैं, जिसमें सोडियम रहेगा वो नहाने का नहीं रहेगा, कपड़े धोने का रहेगा। जिसमें पोटेशियम रहेगा वो नहाने का रहेगा, कपड़े धोने का नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है, उच्च बसा अम्लों का। किसमें होता है, उच्च बसा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, उच्च बसा का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो हो गया। और अब ये क्या है, पीओपी है। ये क्या हमारा पीओपी है, ठीक है। CaSO फिर और 1/2 H2, CaSO4 1/2 क्या है, H2। तो ये क्या हो जाता है, पीओपी है। इसका उपयोग क्या करते हैं, हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं, ठीक है। बताया था आपको, एक सफेद चूर्ण होता है, बस इतना ही इसको देखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं देखना है। तो ये हो गई, इसके बाद पीओपी की बात हुई। अब क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। क्वेश्चन 16 क्या है, के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग। कैसे, पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग बनाना है। कैसे बनाना है, पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग बनाना है, तैयार करने के लिए किया जाता है। मतलब ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसका उपयोग पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग बनाने में किया जाएगा। मतलब पर्यावरण के अनुकूल कौन सी चीज होंगी, मतलब कि जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। अब देखो ऑप्शन क्या है, कांच। जो कांच है इससे पर्यावरण को नुकसान है, क्योंकि जो कांच रहता है वो जल्दी क्या होता है, जल्दी विघटित नहीं होता है, इसलिए पर्यावरण को नुकसान है। अगर हमारे खेतों में डला रहेगा तो सालों बरसों तक डला रहता है और उस जगह कोई गेहूं वगैरह की कुछ मतलब उत्पादित नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्लास्टिक का तो सेम हाल है। तो प्लास्टिक तो पर्यावरण क्या है, सीधे बताओ तो पर्यावरण का जी सबसे प्रदूषित तत्व है, और पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान किसी चीज से है तो वो क्या है, प्लास्टिक है। और ठीक है, इसके बाद क्या है, कागज। हाँ, तो कागज का हम उपयोग कर सकते हैं कैरी बनाने के लिए, क्योंकि कैरी बैग जो रहता है वो क्या है, एक यूज एंड थ्रो का काम करता है। हमने लिया और फेंक दिया, और जब फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर गिरेगा, और गिरेगा तो जो चीज़ है वो अगर डिजॉल्व जल्दी नहीं, प्लास्टिक का बना होगा तो जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा, तो मतलब कि सालों तक डला रहेगा। और उससे अगर जलेगा तो CO2 निकलेगी, जो हमारे पर्यावरण को क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जो कागज है, कागज जल्दी क्या हो जाता है,
विघटित हो जाता है, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं करता है। ठीक है, तो किसका उपयोग करेंगे, हम कागज का उपयोग करेंगे कैरियर बनाने के लिए। रबड़ का सेम रबड़ का हाल है, रबड़ थोड़ा सा कम CO2 उत्पन्न करती है, लेकिन करती तो है ही। उसके जो जब हम रबड़ को जलाते हैं तो उससे जो कण निकलते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। ठीक है जी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से आपतित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण के बीच का कोण होगा। अब हमें ये निकालना है कि हमारा विचलन कोण कहाँ पर है। जी देखो, अब ये क्या है, हमारी आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण है। यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर हमें एक अभिलंब डाला और ये यहाँ मुड़ गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसे यहाँ तक बढ़ा देते सीधे तो ये यहाँ चली जाती। ठीक है, फिर यहाँ पर मुड़ी, फिर यहाँ पर आई, जी क्या है, परावर्तित किरण है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, अभिलंब डाला, अगर अभिलंब नहीं होता तो सीधे निकल जाती, तो जो हमने इस साइड मोड़ दी। अगर हम इसे पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ा दे जाएंगे, तो जो जी वाला एंगल होगा, कौन सा वाला एंगल, जी वाला एंगल, जी वाला कौन सा कोण कहलाएगा, ये कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कि विचलन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि विचलन कोण। क्या कहलाएगा, विचलन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो ये किस सीरीज में बन रहा है, आपतित किरण और परावर्तन किरण के अभिलंब के बीच बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो ऑप्शन में क्या आ रहा है, ऑप्शन कुछ ऐसा है, आपतित किरण और अपवर्तित बिंदु पर अभिलंब, नहीं ये नहीं है। दूसरा, आपतित किरण और निर्गत किरण, नहीं ये भी नहीं है। इसके बाद आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये भी नहीं है। ये क्या है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपतित किरण और किसके बीच बन रहा है, निर्गत किरण के बीच में बन रहा है क्या, अभिलंब, कौन सा, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। क्या विचलन बोलते हैं डेविएशन को, क्या बोलते हैं, डेविएशन को विचलन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, विचलन कोण का बनता है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनता है। ठीक है, जी वाला है एंगल ऑफ डेविएशन। जी कौन सी है, आपतित किरण है, और जी कौन सी है, निर्गत किरण है, इसके बीच में बन रहा है क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। और देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये क्या है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। ठीक है, चावल, चावल क्या है, बसा का पाया जाता है, बसा, इसमें आयरन कम मात्रा में होता है। मक्खन, ये भी बसाई का स्रोत है। गुड़, ये क्या है, इसमें आयरन पाया जाता है। जो गुड़ होता है ना, उसमें क्या होता है, आयरन होता है। जो दूध होता है, इसमें कैल्शियम वगैरह का सोर्स होता है। ठीक है, फैट वगैरह रहता है। ठीक है, लेकिन आयरन नहीं रहता है, आयरन कम मात्रा में रहता है। उच्च मात्रा में क्या रहता है, किस में रहता है, तो गुड़ में सर्वाधिक मात्रा में। इन 4 ऑप्शन में से सबसे अधिक मात्रा में किस में रहेगा, गुड़ में रहेगा आयरन। ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, अब क्वेश्चन नंबर फिजिक्स का आ गया है। ठीक है, किसका, फिजिक्स का। शानदार क्वेश्चन रहेगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या दी गई है, वक्रता त्रिज्या दी गई है। ये क्या हमारा गोलीय दर्पण है। अब इसकी जो क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, जी है, जी वक्रता त्रिज्या है। इसका जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दर्पण की फोकस लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या निकालना है, फोकस लंबाई निकालना है। तो जो वक्रता त्रिज्या में और फोकस लंबाई में जो संबंध होता है, F = क्या होता है, F = 1/r होता है। क्या होता है, 1/r होता है। ठीक है, नहीं, F = क्या होता है, सॉरी एक मिनट, F = क्या होता है, जो होता है r/2 होता है। क्या होता है, r/2 होता है। ठीक है, क्या होता है, r/2 होता है। अब r क्या है, r है हमारी क्या, रेडियस है। जो कितने दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है। हमें निकालना क्या है, फोकस निकालना है। दर्पण की फोकस लंबाई मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, और जित दी कहाँ तक से, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई दी गई है। ये कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब हमें अगर हम F की बात करें, F बराबर क्या होता है, R का मान कितना है, 20 होगा, यहाँ आएगा 2 का देंगे, इसमें भाग कितना हो जाएगा, 10। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो हमारी फोकस लंबाई होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फोकस लंबाई वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। सरल सा क्वेश्चन था।
1 नंबर का क्वेश्चन था। और अगर ये गलती कर रहे हो तो जान लो कि आप क्या हो रहे हो, नीचे जाते जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप इसे देखना है तो इसको भी देख सकते हो। गोली दर्पण का फोकस बिंदु वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच के मध्य बिंदु में होता है। ठीक है, इसलिए फोकस दूरी एफ हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, जो होगा इसका आंसर। और क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन क्या है, कार्बन आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है। ठीक है, मतलब कि जो कार्बन है वो आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है। अब जो कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। मतलब कि पहली कक्षा में कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि C+4 में रहेगा। ठीक है, अब जी देखो केमिस्ट्री क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए क्या है, ऑप्शन ए है क्योंकि यह श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, बी क्या है, क्योंकि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें से हमें क्या करना है, जो 4 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं उसे निकालना है। निकालने के लिए हमें क्या रहेगी, अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इफ कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म C पॉजिटिव कैटायन बट द वर्ल्ड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन। ठीक है, कैटायन विथ 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये रहेगा इसका क्या, डिस्क्रिप्शन। और देख लो इसका ये दिया गया है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना कार्बन होता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और C4 आयन बनाने के लिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे। और त्यागने पड़ेंगे तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा, हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आनंद ऊर्जा, जो आनंद एनर्जी होती है वो हमें चाहिए पड़ेगी। और पहले इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो कम चाहिए पड़ेगी, लेकिन अगर हम दूसरे को निकालेंगे तो पहले से ज़्यादा, और तीसरे को तो और ज़्यादा चाहिए पड़ेगी, और चौथे अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा व्यवहारिक रूप से प्राप्त करना असंभव है। ठीक है, इसलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो रहेगा हमारा जी वाला। हाँ जी है, अच्छा सरल क्वेश्चन है। देखो, फ्लोएम पौधों का संवहनीय ऊतक होते हैं जो का परिवहन करते हैं। मतलब कि एक होते हैं पौधे में जाइलम पाए जाते हैं, क्या, जाइलम। एक होते हैं क्या, फ्लोएम। ठीक है, जो दोस्तों फ्लोएम होते हैं वो क्या कहते हैं, वे जो पोषक तत्व होते हैं उनका क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। किसका, पोषक तत्व का, पोषक तत्व का परिवहन जी कैसे करेंगे। अब पोषक तत्व कहाँ पाए जाएंगे, ये जो हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। पौधे जो हमारे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, और जो गार्ड कोशिकाएं होती हैं उनके माध्यम से क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे। जब हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे तो उसमें जो हमें क्या होंगे, पोषक तत्व प्राप्त होंगे, वो कौन ले जाएंगे, फ्लोएम ले जाएंगे। देखो इसका दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण में जो पत्तियां में होता है पादपों के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलयन उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। किससे होता है, फ्लोएम नामक भाग के द्वारा होता है। ठीक है जी है, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थ का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष 5D शक्ति वाले एक उत्तल लेंस को 3D शक्ति वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है।
इस संयोजन की फोकस लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है कि जो उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उसकी फोकस लंबाई मतलब कि जो शक्ति है, संवर्धन है, वो उसे किस प्रकार नापते हैं। तो जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो डायोप्टर में संवर्धन होता है, शक्ति होती है, उसे प्लस में कहते हैं, यानी कि धनात्मक होती है। और जो अवतल लेंस होता है उसकी शक्ति क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो देखो उत्तल लेंस, क्या उत्तल लेंस होगा तो इसकी जो शक्ति होगी वो कैसे होगी, प्लस में होगी। ठीक है, क्या होगी, प्लस 5D। और जो अवतल लेंस होगा क्या होगा, अवतल लेंस होगा, अब उसकी जो शक्ति होगी डायोप्टर में वो कैसे होगी, माइनस में होगी। तो क्या है, 3D। अब इसे मान लेंगे P1, इसे मान लेंगे P2। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, इसके संयोजन से हमें एक लेंस बनाना है। जब हम इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। अब जी कितना है, प्लस 5D, और जी कितना दिया गया है, प्लस और माइनस 3D। इसका इसमें गुणा कर देंगे, मतलब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस 5D और माइनस 3D। बचेगा क्या, बचेगा प्लस का 2D। मतलब कि इससे जो लेंस बनेगा वो कैसा व्यवहार करेगा, वो करेगा उत्तल लेंस के समान व्यवहार करेगा। कैसा, उत्तल लेंस के समान। और ठीक है, अब देखो, अब जो व्यवहार कैसा कर रहा है, उत्तल लेंस के समान कर रहा है। अब देखो हमें निकालना क्या है, इसकी फोकस लंबाई। F इक्वल टू क्या होता है, 1/D होता है, जी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/D का मतलब कितना है, प्लस का 2D है, प्लस का छोड़ दो, D आ जाएगा। अब D क्या है, डायोप्टर है। डायोप्टर में जब वैल्यू निकालते हैं तो उसे मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो जब 1/2 बचेगा तो भाग देंगे, कितना बचेगा, 0.5। जी किसमें है, मीटर में आएगी, किसमें, मीटर में। अब मीटर हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए वो सेंटीमीटर में है, तो जो 0.5 मीटर है इसे हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो जो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो फिर 0.5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मतलब कि 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब आधा ही है ना, तो क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा आंसर ए हो गया। जी बात समझ में आ गई, जी होगा हमारा 21वां क्वेश्चन। अब 22वां क्वेश्चन क्या है, जी देखो, जिसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब है 22वां क्वेश्चन। जी क्या है, ये है कि निम्न अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब कि हमने क्या लिया, MgOH लिया, OH का होल ट्वाइस ले लिया। ठीक है, प्लस लिया क्या, 2HCl। जे क्या है, जे है क्षार, क्या है, क्षार है। जे क्या है, अम्ल है। ठीक है, दोनों से मिलकर क्या बनेगा, लवण बन जाएगा। लवण क्या हो जाएगा, MgCl2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये किस प्रकार की क्रिया हो रही है, जी बन रहा है लवण, लवण प्लस पानी निकल रहा है। किस प्रकार की क्रिया है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। ठीक है, की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब संयोजन तो हो नहीं रहा है, दोनों मिल तो है नहीं रहे, अब अवक्षेप अभिक्रिया भी नहीं है, अवघन अभिक्रिया तो होगी नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि जो किसी चालक का प्रतिरोध, क्या, किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध अनुपातिक होता है, मतलब कि कोई चालक है उसका प्रतिरोध किसके अनुपातिक होगा, ये ज्ञात करना है। तो ऑप्शन ए क्या दिया गया है, चालक के टर्मिनलों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपातिक होगा, या फिर चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपातिक होगा, या फिर चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपातिक होगा, या फिर चालक की लंबाई के समानुपातिक होता है। तो दोस्तों जब हम किसी प्रतिरोध का, किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, R इक्वल टू क्या होता है, रो L/A होता है। और जहां पर R क्या है, ये क्या है, प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध है। और जो L क्या है, ये क्या है, लंबाई है, क्या है, लंबाई है। और जो A है, A क्या है, ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल है। अब देखो तो जो R है ये क्या है, R L के क्या है, समानुपाती है, और R किसके, ए का कैसा है,
व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? ए के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो जी हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। आर समानुपाती एल, मतलब कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से जो पेपर नंबर 8 था उसके सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। इस प्रकार से जो हमारा पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप एक बार जाके इन क्वेश्चन को देखें और इसका एनालिसिस करें। साथ में इनके जो क्वेश्चन हैं पहले आप देखें, पहले आप वीडियो को देखें, साथ में वहीं पोस्ट कर दें जहां पर आपका क्वेश्चन देखा है। इसके बाद उसे हल करें। अगर हल करने पर नहीं बन रहा है तो अब आगे बढ़ के फिर से देखें, जिससे आपका टाइम बच जाएगा और आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हमारा वीडियो कंप्लीट होगा आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।